हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी में समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषताएं, है ना। तो अभी तक हमने इसमें देखा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितनी पीछे बनेगा, समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु गति करेगी तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा, है ना। अब उसी से संबंधित समतल दर्पण से परावर्तन से संबंधित हम कुछ और नए पद देख रहे हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर समतल दर्पण को हम अगर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उससे परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को अपने दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, अगर उसे रूम की दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम एक समतल दर्पण लें, ओके, और समतल दर्पण पर इस आपतित होने वाली किरण को अगर हम फिक्स रखें, है ना, मतलब ऐसे इस तरह से किरण आपतित हो रही है, इस आपतित किरण को हम घूमने ना दे और केवल दर्पण को हम ऐसे रोटेट करें, उसे घुमाएं, तो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण भी क्या होगी, घूमेगी। तो कितने कोण से घूम जाएगी, जितने कोण से हम दर्पण को घुमा रहे हैं उसके दुगने कोण से। मतलब अगर हम दर्पण को 30 अंश के कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 60 अंश के कोण से घूम जाएगी, है ना। हमारा कॉमन अनुभव है जो, जैसे हम सूर्य प्रकाश में, धूप में अगर किसी दर्पण को ऐसे पकड़ के रखे, है ना, तो धूप मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें उस पर आ रही है, वो तो फिक्स है। लेकिन अगर हम दर्पण को घुमाते हैं तो वो परावर्तित प्रकाश घूमता है, परावर्तित किरणें घूमती है। तो कितने से घूमेगी, 2 थीटा कोण से, अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमा रहे हैं, है ना। तो इसी को अब हम गणितीय रूप से प्रूफ करते हैं, है ना। तो क्या कहा हमने कि अगर आपतित किरण को फिक्स रखा जाए, ठीक है, और दर्पण को घुमाए तो परावर्तित किरण भी घूमेगी 2 थीटा कोण से। चलिए उसी को हम सिद्ध करते हैं ना। तो पहले हम उसका किरण आरेख देखें, M1 M2, ठीक है। हमने क्या मान लिया, समतल दर्पण, AB हो गई आपतित किरण, BC हो गई परावर्तित किरण, NB हो गया अभिलंब, ओके। और इनके बीच बनने वाला कोण, आपतन कोण, ये ABN, ये क्या हो गया हमारा आपतन कोण, और CBN ये हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम जनरली आर से दर्शाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों कोण बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से आई से ही दर्शाकर चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर, ठीक है, पहली स्थिति में, जो पहली स्थिति इस स्थिति में, है ना, कि आपतन कोण कितना होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर दर्पण रोटेट नहीं किया जाता है तो आपतन कोण का मान, है ना, आपतन कोण कौन किससे दर्शा रहे हैं, ABN से, है ना। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया I, ठीक है। फिर इसी तरह से परावर्तन, चलिए इसको जो ओके इधर लिखते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति में आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण वही ABN, है ना, ABN हो गया हमारे पास I, ओके। फिर परावर्तन कोण CBN, परावर्तन कोण CBN, है ना। इसको ये हमने I से दर्शाया, ओके। अब यहाँ पर कुल कोण, कुल मतलब आपतित किरण, है ना, और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण ABC, ठीक है। तो वही हम निकाल सकते हैं, तब आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण, ओके। तो कुल कोण का नाम क्या हो गया यहाँ पर, ये ABC, ओके, ABC, है ना। किसके बराबर होगा ये, ABN प्लस CBN के, ओके।
ए बी एन प्लस कोण सी बी एन, है ना। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आ गया आई प्लस आई, और ए बी सी का मान आ गया 2y, ठीक है। ये इसे हम दे रहे हैं समीकरण 1। ओके, ये तो सामान्य स्थिति है कि जब दर्पण को हमने घुमाया नहीं है, ऐसा, है ना। अब हम आपतित किरण को स्थिर रखकर, मतलब आपतित किरण को ना घूमने दें, केवल दर्पण को हम अपनी प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण घुमा देते हैं। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हम उसको, ठीक है, नई स्थिति बता रहे हैं दर्पण की, ठीक है। ये M1 डैश और M2 डैश, ये हमारा दर्पण की नई स्थिति। अब दर्पण को अगर हमने घुमा दिया है, ओके, तो उस पर अभिलंब भी घूम जाएगा, है ना। तो दर्पण को हमने कितने कोण से घुमाया? थीटा कोण से। दर्पण को थीटा कोण से घुमाया तो अभिलंब भी अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ये अभिलंब बना दिया हमने, है ना। अभिलंब भी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना कोण घूम जाएगा? थीटा कोण। अभिलंब का नाम देंगे हमने बी एन डैश। ओके, अब परावर्तित किरण भी घूम जाएगी, तो परावर्तित किरण को हम ऐसे ड्रॉ कर दे इधर, है ना। ये हमारी परावर्तित किरण, इसका नाम दे देते हैं हम सी डैश। ओके, तो परावर्तित किरण भी, है ना, घूम जाएगी। कितना घूमेगी? तो यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये 2 थीटा कोण से घूमेगी, है ना। कितने कोण से? 2 थीटा। इसको सिद्ध करना है। ओके, मतलब हमें इसका मान निकाल के बताना है, यहाँ पर कोण सी बी सी का मान निकालना है ना। तो इस स्थिति में पहली स्थिति हमने देखी, दर्पण को जब घुमाया नहीं जाता है तब, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए हम, यदि दर्पण को घुमाया नहीं गया हो। ओके, तो ये हमने इस स्थिति में निकाला है। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं यदि दर्पण को थीटा कोण, है ना, घुमाया जाता है। ओके, मतलब आपतित किरण को निश्चित रखकर, स्थिर रखकर, ठीक है, तब। ओके, अब नया आपतन कोण सब बदल जाएंगे, जो अभिलंब की स्थिति बदलेगी, अभिलंब की स्थिति बदल जाएगी तो फिर आपतन कोण का मान भी बदल जाएगा, परावर्तन कोण का मान भी बदल जाएगा। तब हम वही देख रहे हैं, नया आपतन कोण। ओके, तो नया आपतन कोण का नाम क्या हो जाएगा? पहले तो नाम देख लें, अभिलंब, नया अभिलंब हमारा ये वाला कोण जो, ठीक है, नया आपतन कोण कौन सा हो गया? ये। ओके, आपतित किरण ए बी और अभिलंब बी एन डैश के बीच का कोण, है ना। क्या नाम हो गया उसका? ए बी एन डैश। ओके, तो इसको नाम हम दे देते हैं यहाँ पर ए बी एन डैश। ए बी एन डैश कितना मान हो गया इसका? आई, है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आई है और ये थीटा, तो आई प्लस थीटा, ठीक है। अब जब आपतन कोण बदला तो परावर्तन के नियम से, है ना, नया, ठीक है, नया परावर्तन कोण, ठीक है, नया परावर्तन कोण, क्या नाम हो गया इसका? नए परावर्तन कोण का ये वाला, है ना। इनको हम मिटाते चले जाओ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ज्यादा कोण दिखाएंगे तो, ठीक है। ये हमारा हो गया नया परावर्तन कोण, कौन बन गया हमारे पास? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, तो अभिलंब और नई परावर्तित किरण, है ना। तो कोण का नाम क्या हो गया यहाँ पर? सी डैश बी एन डैश, ये वाला सी डैश बी एन डैश, है ना। इसका मान भी कितना हो गया? आई प्लस थीटा। कहाँ से लिखा हमने? ये परावर्तन के नियम से, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। अब यहाँ पर तब, है ना, तथा वही हम निकाल रहे हैं
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण, मतलब दोनों स्थितियों में हम कुल कोण निकाल रहे हैं। जब दर्पण को घुमाया नहीं गया हो तब भी कुल कोण, और जब घुमा रहे हैं तब भी, तथा आपतित व परावर्तित किरण के मध्य बीच का कुल कोण। ठीक है, तो इस बार कुल कोण का नाम कितना हो गया, है ना, कुल कोण कौन हो गया, आपतित किरण हमारी हो गई ए बी, परावर्तित किरण हो गई ये वाली, तो नाम क्या हो गया इसका, ए बी सी डैश। ओके, तो ये हो गया ए बी सी डैश, है ना। अब इसका मान कितना आएगा, तो दोनों कोण के बराबर होगा, तो ये वाला, ठीक है, कौन से कोण, ओके, इस तरह से, मतलब ए ये वाला कोण नया नॉर्मल से, है ना, ए बी एंड डैश, और इसके बीच का, मतलब ऐसे देख लेना है, तो है ना, इधर थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर ये हमारी नई आपतित किरण, ये ए बी, ये हमारा क्या हो गया, नया अभिलंब, ये नई परावर्तित किरण। तो ये कुल कोण हमको बताना है, आपतन कोण और नई परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी एन डैश सी बी सी डैश बी डैश एन डैश, है ना, ये वही वाला है। ओके, ए बी एन डैश प्लस क्या आ जाएगा यहाँ, सी डैश बी एन डैश। ओके, सी डैश बी एन डैश, ठीक है। अब इसका मान ए बी सी डैश कितना हो गया, ये आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, है ना। तो ए बी डैश सी डैश का कुल मान कितना आ गया, 2i प्लस 2 थीटा। ओके, ये कुल कोण आया जब हम दर्पण को घुमा देते हैं। ओके, अब हमें ये निकालना है कि परावर्तित किरण कितना घूमी है। ओके, मतलब हमें परावर्तित किरण कितनी घूमी अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो बताना है। ओके, तो यहाँ पर चलो पहले तो हमने जो कोण बनाए हैं इनको मैं हटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा जो बनाए हैं, है ना, ये वाले। ओके, तो अब हमें नया यहाँ क्या बताना है, ये वाला कोण हमें बताना है, ये नई परावर्तित किरण कितना घूमी है ना। तो इसको हम अलग से यहाँ समझ ले, ऐसा इधर डायग्राम बना देते हैं उसका। ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण होगी ए बी, ओके, है ना। ये हमारी क्या होगी, इधर हम समझ लेते, ये हमारी नई आपतित किरण होगी, ठीक। और ये हमारी नॉर्मल, है ना, नया नॉर्मल, ये आपतित किरण पुरानी वाली जो बिना घुमाने पर आई है, और ये नई परावर्तित किरण जो घुमाने पर मिली है हमको, है ना। इसको हम डॉटेड बनाते हैं। ओके, इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर इसका मान देखना है, ये वाले कोण का। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, है ना, किसका मान निकालना है, सी बी सी डैश, है ना। मतलब क्या निकालना है हमको, तब परावर्तित किरण द्वारा घुमा गया कोण। ओके, तो इस कोण का नाम क्या है, सी बी सी, ये या ऐसे नाम दे दें, सी डैश बी सी डैश, है ना, कुछ भी दे दे, सी बी सी डैश। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास देखना, तो हमारे पास किस किस का मान है, हमारे पास इस ए बी सी डैश का मान है ना, पूरा कोण है हमारे पास ये वाला, और ये वाला कोण भी है ना। तो इस ए बी सी डैश पूरे कोण में से माइनस कर दोगे इसको,
ए बी सी को, तो क्या मिल जाएगा हमको, सी बी सी डैश, है ना। मतलब इसमें से किसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, ए बी सी डैश। ओके, ये बराबर होगा किसके, ए बी सी डैश माइनस ए बी सी। ओके, ए बी सी, ठीक। अब मान रखते चले, सी बी सी डैश, ए बी सी डैश का मान हमने निकाला इधर 2i प्लस 2 थीटा, है ना, 2i प्लस 2 थीटा। ए बी सी का मान इधर निकाला है हमने 2i से, है ना। इनको समीकरण 1 और 2 देना चाहे तो दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया 2i। तो फिर सी बी सी डैश कितना आ गया, ये 2 थीटा, है ना। यही हमको सिद्ध करना था कि परावर्तित किरण द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा, 2 थीटा। मतलब अगर हम आपतित किरण को थीटा कोण घुमाते हैं और आपतित किरण को स्थिर रखकर परावर्तित किरण को थीटा कोण दर्पण को थीटा कोण घुमाए, तो परावर्तित किरण भी कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ओके, तो ये उसका सिद्ध था। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे कि अगर व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, या अपनी पीछे वाली दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की लंबाई या आकार कितना रखना होगा, है ना। तो देखते हैं, ठीक। तो पहला है तो यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखना चाह रहा हो, तो उसे दर्पण की लंबाई अपनी लंबाई के आधी रखनी होगी, है ना। उसको हम गणितीय रूप से प्रूफ करते हैं, किरण आरेख से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कोई ले लिया है समतल दर्पण, ठीक है। और इस समतल दर्पण के सामने हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति खड़ा है ना, हमने ग्राफिक रूप से ऐसे दर्शा रहे थे, ठीक है। अब इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब कब दिखेगा, है ना। ये व्यक्ति का हम हेड, उसके सर को दर्शा रहे हैं एस से, और ये उसके फुट पैर को जो, ठीक है। और यहाँ बीच में कहीं उसकी आंख होगी, ठीक है, ऐसे, है ना, ग्राफिक रूप से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसका पूरा प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब दर्पण के, ठीक है, ऊपरी सिरे से, ठीक है, जब व्यक्ति के सर से हेड से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के ऊपरी सिरे, ओके, दर्पण के ऊपरी सिरे से परावर्तित होकर कहाँ तक पहुंचे, व्यक्ति की आंख तक। ओके, फिर इसी तरह से उसके पैरों से चलने वाली प्रकाश किरणें, है ना, दर्पण के निचले भाग से, पैरों से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, कहाँ पर, दर्पण के निचले भाग से परावर्तित होकर कहाँ पर पहुंचे, व्यक्ति की आंख पर। ओके, तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे, उस व्यक्ति को उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, है ना। अब हमें जो सिद्ध करना है, रिलेशन देखना है व्यक्ति की ऊंचाई में और दर्पण की ऊंचाई में, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये परावर्तित किरणें, है ना, इधर से पीछे बढ़ाने पर ये हमको यहाँ से आती अपेत होगी, यहाँ से आती प्रतीत होगी एच डैश, तो यहाँ पर हमको व्यक्ति का सर दिखाई देगा, है ना। और ये परावर्तित किरण ये इस तरह से, ठीक है। चित्र में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ बना लेना, है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ उसका पैरों का प्रतिबिंब बनेगा, तो इस प्रकार से व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, तो ये तो वही स्थिति यहाँ पर कि प्रतिबिंब पूरा कब दिखाई देगा, व्यक्ति के सर से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के ऊपरी सिरे से परावर्तित होकर आंख पर आए, और पैरों से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के निचले सिरे से परावर्तित होकर आंख पर पहुंचे, है ना। तो उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने बिंदु ई से एक लंब डाल दिया ऐसे, है ना। तो ये दर्पण को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लो
दर्पण को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर। ओके, और इस व्यक्ति की हाइट को कहाँ पे, प्रतिबिंब को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, E डैश पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना हम लोग कि हमारे पास दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, है ना, त्रिभुज EM1 M2। ओके, तो ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज, है ना। तब समरूप त्रिभुज EM1 M2 व त्रिभुज EH डैश F डैश, EH डैश F डैश, है ना। अब यहाँ पर समरूप त्रिभुज क्यों होंगे, क्योंकि ये सभी समान कोणों पर बन रहे हैं, है ना, समान कोण है सभी, जैसे E दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ये भी कोण कॉमन है ना, समांतर रेखा है, ये ऐसी समांतर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सभी कोण इसके, है ना, बराबर सभी कोणों को शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। अब समरूप त्रिभुज की विशेषता में बताया है कि समरूप त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज की दो भुजाएं ले लें, पहला त्रिभुज M1 M2, है ना, तो पहले त्रिभुज का आधार M1 M2 ये आधार हो गया पहले त्रिभुज का। ओके, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया, H डैश F डैश, H डैश F डैश, पहले त्रिभुज का, ठीक है, ऊंचाई EO, पहले त्रिभुज की ऊंचाई EO, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, E डैश, है ना। अब एक और बात यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, जैसे हमें मालूम है कि दर्पण के सामने व्यक्ति जितनी दूरी पर खड़ा है उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। तो हमने मान लिया कि व्यक्ति दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है, आगे x दूरी पे, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, x दूरी पे। ओके, तो अब यहाँ पर मान रखते चले, क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इनके मान अगर हम रख दे तो EO का मान कितना है, EO, ठीक है, ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास x, और E डैश, E डैश, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2x, तो x से x कैंसिल, इधर क्या बचा 1/2, है ना, मतलब M1 M2, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, M1 M2 का मान निकालेंगे, इसका पक्षांतर कर दो, 1/2, इधर H डैश F डैश। ओके, तो M1 M2 क्या है, ये है दर्पण की लंबाई। ओके, दर्पण की लंबाई 1/2, H डैश F डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमें मालूम है कि समतल दर्पण वस्तु के आकार का बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है, तो जितना प्रतिबिंब व्यक्ति की ऊंचाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होगी। तो H डैश F डैश को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये व्यक्ति की लंबाई। ओके, तो ये हुआ इन दोनों में संबंध, दर्पण की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई। अगर व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको कम से कम अपनी लंबाई की आधी लंबाई वाला दर्पण लेना होगा, है ना। और दर्पण कैसे रखना पड़ेगा उसको, तो दर्पण का जो निचला बिंदु, है ना, रखने का भी एक नियम है, दर्पण का निचला बिंदु कहाँ पर आना चाहिए, व्यक्ति की आंख और उसके पैर, आंख और पैर की जो बीच की दूरी है, बीच की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई के मध्य में, है ना, उस ऊंचाई के मध्य में निचला बिंदु आना चाहिए। ओके, तभी पूरा प्रतिबिंब दिखेगा उसको। ओके, तो ये था जो हमारे पास वस्तु और व्यक्ति की लंबाई में, और दर्पण और व्यक्ति की लंबाई में रिलेशन। अब इसी तरह कि अगर व्यक्ति को अपने पीछे वाली दीवार का प्रतिबिंब देखना है ना, जैसे उदाहरण के लिए मैं खड़ा हूँ और मैं मेरे पीछे वाली दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूँ, तो मैं सामने समतल दर्पण जो लूंगा, समतल दर्पण जो रखूंगा, उसकी लंबाई दीवार की लंबाई के 1/3 गुना होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, है ना। अब इसको भी हम सिद्ध करते हैं, है ना। तो पहले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका किरण आरेख हम देखें। तो इस बार हमने यहाँ पर ये समतल दर्पण लिया है, ओके, और
इस समतल दर्पण में, ठीक है, इधर हमने कोई दीवार बता दी जो, ठीक है, समतल दर्पण और दीवार, ठीक है। दीवार का नाम हमने दे दिया, ये उसके ऊपरी वाले पॉइंट को हमने एच बोल दिया, निचले वाले पॉइंट को एफ बोल दिया ना, टॉप और बॉटम को, ठीक है। दर्पण का नाम हमने दे दिया यहाँ पर M1 और M2, ठीक है। अब यहाँ जो व्यक्ति है, व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होना चाहिए, दर्पण के और दीवार के ठीक बीच में, रूम के बीच में होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सेंटर में। मतलब यहाँ से व्यक्ति से दर्पण की दूरी, ओके, और दीवार से व्यक्ति की दूरी दोनों समान होनी चाहिए, ये ऐसे। दर्पण दीवार से व्यक्ति की दूरी भी x है ना, या व्यक्ति की आंख हम दर्शा दे ऐसे, ठीक है, और ये दर्पण की दूरी भी x होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए वो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास उसका, है ना। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यदि दीवार के ऊपरी सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, और आवर्तन के पश्चात कहाँ पर आए, व्यक्ति की आंख पर, ओके। फिर इसी तरह से दीवार के बॉटम से, निचले भाग से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के निचले सिरे से परावर्तित होकर व्यक्ति की आंख पर पहुंचे तो व्यक्ति को उसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा, है ना। अब कैसे बनेगा प्रतिबिंब, तो ये परावर्तित किरण पीछे बढ़ाने पर इधर इस तरह से यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, ये वाली परावर्तित किरण इसको इधर बढ़ाने पर ये यहाँ से आती हुई दिखेगी, ओके। तो इन प्रकाश किरणों को ये, है ना, यहाँ पर जहाँ से यहाँ की प्रतीत होगी वहां दीवार का ऊपरी सिरे का प्रतिबिंब दिखेगा, जिसे एच डैश बोल देते हैं, है ना, और यहाँ पर एफ डैश। तो ये हो गया हमारे पास उस दीवार का संपूर्ण प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको, ठीक है, यहाँ दीवार का पूरा चित्र, पूरा प्रतिबिंब बनते हुए दिखेगा, ओके। अब हमें रिलेशन देखना है, कितनी पीछे बनेगा यहाँ दर्पण दीवार का प्रतिबिंब, तो दर्पण के सामने दीवार जितनी दूरी पर है उतनी पीछे, तो दर्पण के सामने दीवार कितनी दूरी पर, इधर x और x, है ना, कितनी दूरी पर है, ये x और x, ठीक है, ये 2x दूरी पर है, तो प्रतिबिंब इधर कितनी दूरी पे बन जाएगा, 2x दूरी पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें संबंध निकालना है इसमें, है ना, तो फिर थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम बिंदु E से हमने एक लंब डाल दिया दर्पण पर, है ना, तो दर्पण को मान लिया कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु O पर, और H डैश F डैश प्रतिबिंब को, है ना, ये क्या है, ये दीवार का प्रतिबिंब है ना, और ये हमारी दीवार है, ठीक है। तो यहाँ मान लिया कि प्रतिबिंबों का हम प्रतिच्छेद कर रहे हैं E डैश पर। अब वही यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, कौन से, समरूप त्रिभुज, ठीक है, इसमें भी वही नियम लगेगा पर, है ना, ओके। तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज हो गए हमारे, समरूप त्रिभुज E M1 M2, है ना, E M1 M2, वह दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा हो गया, E H डैश F डैश, ओके, H डैश F डैश। फिर वही समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, है ना, समान होता है, तो पहले त्रिभुज का आधार ले लें, पहले त्रिभुज का आधार M1 M2, ये पहला त्रिभुज होगा हमारा, है ना, तो पहले त्रिभुज का आधार M1 M2, दूसरे त्रिभुज का आधार कौन हो गया, ये दूसरा त्रिभुज, ओके, बड़ा वाला, तो इसका आधार हो गया H डैश F डैश, H डैश F डैश, ठीक है। अब दो और संलग्न भुजाएं हम ले लें, तो त्रिभुज की ऊंचाई ले लेते हैं, है ना, EO और E डैश, E डैश, ठीक है, इनके मान रखते चले। EO कितना है, EO व्यक्ति की आंख और दर्पण के बीच की दूरी कितनी, x, ओके, ये x। फिर E डैश, E डैश कितनी हो गई, यहाँ से 2x, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3x, x से x कैंसिल, ये हो गया 1/3, ओके। तो यहाँ से M1 M2 का मान कितना हो गया,
तिर्यक गुणा कर दे इधर 1/3 गुणित h डैश f डैश। तो m1 m2 क्या है, ये है दर्पण की लंबाई, ये दर्पण का आकार, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 1/3 h डैश f डैश क्या है, तो ये है दीवार की लंबाई। ठीक है, वही बात हमने कही भी तो कि अगर किसी व्यक्ति को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई दीवार की लंबाई की 1/3 गुना होनी चाहिए। ओके चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला बिंदु है हमारा यहाँ पर विचलन कोण। ओके, तो ठीक है, विचलन कोण कहाँ बनता है और कैसे बनता है ना। तो हमने समतल दर्पण से परावर्तन समझा है, ये हमारा समतल दर्पण। ओके, अब समतल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये हमने मान लिया प्रकाश किरण AB। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो गई। ओके, और या O नाम दे देते हैं, है ना। और ये अविलंब और ये परावर्तित किरण, ठीक है, B नाम देते। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, है ना। तो अब समतल दर्पण से यहाँ क्या करता है कि जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण जो है दर्पण पे आने वाली जो किरण है उसको वो अपनी प्रारंभिक दिशा से मोड़ देता है। मतलब ये वाली किरण है ना, ये वाली जो किरण आपतित किरण है ये इधर जाना चाह रही थी, ठीक है, इस दिशा में जाना चाह रही थी, यहाँ से। ओके, ऐसे जाना चाह रही थी। अगर समतल दर्पण नहीं होता तो ये किरण ऐसे चली जाती, लेकिन समतल दर्पण ने उसको ऐसे न जाते हुए इधर मोड़ दिया, है ना। तो जितने कोण से समतल दर्पण उस प्रकाश किरण को मोड़ देता है, घुमा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या है, हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा से जो कोण बनाती है उसे हम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। ओके, ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह कोण जिस कोण पर या जितने कोण पर परावर्तित किरण मुड़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। अब इस विचलन कोण का मान कितना होगा, तो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है ना। तो अब देखना तो यहाँ पर कि ये इस पूरी रेखा को देखें, ए रेखा, ठीक है। तो ये वाली इस रेखा पर ए डैश पर, है ना, सरल रेखा है, तो इस पे जितने भी कोण बनेंगे उनका योग सभी का 180 होगा, है ना। तो चित्र से, है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, ये तीनों कोण कौन कौन से हैं, आई आर, ओके, और डेल 180, है ना, तीनों कोणों का योग। अब यहाँ से डेल का मान निकालना था, तो 180 माइनस आई प्लस आर एक तरीका ये हो गया इसका सूत्र लिखने का। यह हमें पता है क्योंकि आई बराबर आर के। ओके, तो फिर डेल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2i लिख सकते हैं, है ना। मतलब आई का आर को भी आई रख देगी तो 2i हो जाएगा, या डेल 180 अंश माइनस 2r से। ओके, तो ये हो हमारे विचलन कोण का मान। मतलब हमें ये ज्ञात करना हो कि प्रकाश किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी मुड़ गई है, दर्पण ने उसको कितना मोड़ दिया है, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या कहा कि आपतित किरण 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हुई है। ओके, आपतित हो रही है दर्पण पर, तो वो दर्पण उसको कितने कोण पर मोड़ देगा, कितने कोण पर घुमा देगा, तो ये हमारे पास सूत्र है ना। आपतन कोण 30 दिया है, तो 30 कितना हो जाएगा, है ना, 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 माइनस ये 120, 180 माइनस 60, 120, है ना। तो कितने पर विचलित हो जाएगी वो, 120 के कोण पर। ठीक है, तो ये हमारा समतल दर्पण से परावर्तन संबंधित कुछ फैक्ट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से परावर्तन। ठीक है, इसे नोट करें।